नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा अग्निहोत्री, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में मानव विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कोर्स कोड BANC 132 की चर्चा करूंगी, जिसके अंतर्गत जैविक मानव विज्ञान की ब्लॉक 1, यूनिट 4 एंड 5 को कवर किया जाएगा। यूनिट 4 में रिलेशनशिप ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अर्थात जैविक मानव विज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है और उसकी क्या उपयोगिता है, इसकी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले ये जानने से पहले कि मानव विज्ञान की अन्य विज्ञानों के साथ क्या उपयोगिता है, यह जानना अति आवश्यक है कि मानव विज्ञान किसे कहते हैं। मानव विज्ञान मानव का संपूर्णता में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन अर्थात मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, पुरातात्विक और भाषाई सभी पक्षों का एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इसकी 4 मुख्य शाखाएं सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इसमें इसको अध्ययन करने के लिए योगदान देती हैं। मानव की शारीरिक पक्ष या जैविक पक्ष का अध्ययन जैविक मानव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और इसी जैविक मानव विज्ञान की बारे में अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसकी और इसकी उपयोगिता के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैविक मानव विज्ञान का सर्वप्रथम अगर हम मूल उद्देश्य देखें, इसका सब्जेक्ट मैटर की बातचीत करें, तो ये मानव उद्विकास, मानव विभिन्नता, प्रजाति विविधता, ग्रोथ स्टडीज में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा रुचि रखता है। परंतु इन सब का अध्ययन करने के लिए उसे अन्य विज्ञानों की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो आज हम लोग इन्हीं विज्ञानों में से कुछ विज्ञानों के साथ मानव विज्ञान का क्या संबंध है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम जैविक मानव विज्ञान का जीव विज्ञान के साथ क्या संबंध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव विज्ञानी मानव उद्विकास का अध्ययन करने में रुचि रखता है और ये उद्विकास विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आज मानव इस स्थान पे पहुंचा है। तो इसके लिए तुलनात्मक अध्ययन करना अति आवश्यक है। मानव के उद्विकास के लिए तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए और साथ ही साथ प्राणी जगत में मानव का क्या स्थान है, इसको जानने के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि जीव विज्ञान की सहायता ली जाए, क्योंकि जीव विज्ञान में मानवानुवंशिकी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। तो फिर ये दोनों ही विज्ञानों में तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं, परंतु यहाँ पे एक अंतर है। अंतर इस बात का है कि जहाँ एक ओर जीव वैज्ञानिक सभी जंतुओं का अध्ययन करने में संलग्न है, वहीं जैविक मानव विज्ञानी मानव के अध्ययन करने में रुचि रखता है। वो मानव का संपूर्णता में अध्ययन करता है, मानव की प्रजातियों का, मानव की जनजातियों का, सभी का अध्ययन करता है, लेकिन उसको जीव विज्ञान की सहायता से ही ये अध्ययन कर पाना उसके लिए संभव होता है। तत्पश्चात बातचीत की जाएगी कि जैविक मानव विज्ञान का अर्थ साइंसेस के साथ या पृथ्वी साइंसेस के साथ, पृथ्वी विज्ञान के साथ क्या संबंध है। पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी का जो वातावरण और उसकी संरचना का अध्ययन करता है। मानव अपनी उद्विकासी यात्रा में किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरा है और किस किस के तरीके के वातावरण से होकर के गुजरा है, इसको जानने के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि पृथ्वी की संरचना को और प्राचीन काल के वातावरण को समझा जाए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान
पृथ्वी विज्ञान से हमें प्राप्त होता है। पैंक एंड बुकनर ने जब वो मानव के उद्विकास के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने यूरोप के एल्प्स पर्वत की जो पर्यावरण था उसकी चर्चा की, और उन्होंने वहाँ पे बताया कि उस समय प्राचीन काल में वातावरण पूरे संपूर्ण विश्व में अलग अलग था। वहाँ पे आइस एजेस आ रही थी, और बीच बीच में, जिसे ग्लेशिएशन कहते हैं, और बीच बीच में इंटर ग्लेशिएशन पीरियड्स भी आ रहे थे। जबकि एशिया में उस समय अत्यधिक वर्षा हो रही थी या कम वर्षा वाला क्षेत्र था, जिसे प्लूवियल और इंटरप्लूवियल भी कहते हैं। तो ये ग्लेशिएशन और इंटर ग्लेशिएशन पीरियड में क्या वातावरण में परिवर्तन हुए, उस समय कौन फ्लोरा एंड फौना हुए, वो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे बिना उसके नहीं कर सकते। बिना मानव विज्ञान को जाने हम लोग, बिना पृथ्वी विज्ञान को जाने हम लोग इसके बारे में जान नहीं सकते। साथ ही साथ फॉसिल्स की जब स्टडी करते हैं, पुरातत्व की स्टडी करते हैं, मानव विज्ञान की एक शाखा पैलेंटियो एंथ्रोपोलॉजी में, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में, पुरातत्व विज्ञान में मानव के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इन जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए हमें उनके कालक्रम का भी निर्धारण करना पड़ता है। तो ये कालक्रम की सहायता ले हमें भूगर्भ विज्ञान की सहायता से ही हम जान सकते हैं कि कोई भी फॉसिल कितने वर्ष पुराना है और वो उसकी वास्तविक तिथि क्या है। तो इस तरीके से अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान की सहायता से पृथ्वी के गर्त में जो कुछ भी पाया जाता है, उसकी सहायता से हम लोग काफी हद तक अपने पास्ट को समझ सकते हैं। अब जैविक मानव विज्ञान का रासायनिक विज्ञान या केमिकल साइंसेस के साथ क्या योगदान है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज के युग टेक्नोलॉजी का युग है, मानव की भौतिक प्रगति हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। प्रदूषण उनमें से एक बहुत विकट समस्या है। प्रदूषण की वजह से हमारे शरीर में बहुत तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही साथ कई तरीके की बीमारियों का भी जन्म हो रहा है। रासायनिक विज्ञान हमें इस परिप्रेक्ष्य में सहायता प्रदान करते हैं। जिस तरीके से लेड एक हैवी मेटल है, और वो अगर बढ़ जाता है, जो बढ़ भी रहा है, तो वो प्रीनेटल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनमें जो बच्चों का जन्म भी है, वो भी स्मॉलर साइज के बच्चे जन्म ले रहे हैं, और यहाँ तक कि 200 ग्राम तक का भी उसमें प्रभाव, कमी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से अगर केमिकल साइंसेस की बात की जाए, एक और भी बात मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे सोडियम आजकल का जो पोषण हम लोगों का तत्व यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं जन्म ले रही हैं। इसी तरीके से अगर ब्लड में लिथियम की अधिकता हो जाती है, तो एक गंभीर मानसिक बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर का जन्म होता है। तो हम देख सकते हैं कि इन रसायनों का यदि अध्ययन हम करते हैं और इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, तभी हम लोग पोषण संबंधी परामर्श भी दे सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और इसके लिए बेस जो है वो हमें केमिकल साइंसेस ही प्रदान करती है। एक और विज्ञान जिसके साथ संबंध की मैं चर्चा करना चाहूंगी, वो है स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस यानी स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत मानव की स्वास्थ्य,
रोग और पोषण का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान की वह शाखा, खास तौर से जैविक मानव विज्ञान की वह शाखा जो मानव स्वास्थ्य के बारे में और रोग के बारे में अध्ययन करती है, उसको मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। दूसरी तरफ पोषण संबंधी जो पोषण की कमी से जो बीमारियां होती हैं, उनका अध्ययन न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी या पोषकीय मानव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो फिर ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। परंतु यहाँ पे एक फर्क है। स्वास्थ्य वैज्ञानिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जिसकी सहायता से पोषकीय मानव विज्ञानी या मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट परामर्श देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैविक मानव विज्ञानी अपनी एक जो उसकी बेसिक जिसको कि एम को लेके चलता है कि कोई भी रोग या पोषण संबंधी समस्या में उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का काफी योगदान होता है। तो इस कारण से सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही बातचीत की जा सकती है जो सटीक होगी, और इसका श्रेय जैविक मानव विज्ञानी को जाता है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके लिए हमें स्वास्थ्य विज्ञान काफी सहायता प्रदान करता है। फिर एक और विज्ञान चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो हमको काफ़ी सारी जानकारी प्रदान करते हैं रोग से संबंधित, और इनकी सहायता से हम लोग मानव विज्ञानी भी काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो हमने पहले भी बताया था मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसकी भी जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो हमको जेनेटिकली जो मानव आनुवंशिकी की सहायता लेनी पड़ती है। हमको मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी ये बताने के लिए कि कोई भी रोग अगर हो रहा है तो वो रोग किसी भी प्रजाति में या किसी भी व्यक्ति में या किसी भी समुदाय में उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आनुवंशिक संरचना से ह्यूमन हेरिडिटी से हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं, और इसका बेस मेडिकल साइंसेस ही प्रदान करते हैं। इसी के बेसिस पे इसकी एक और उपयोगिता एप्लीकेशन की बात जो हमें बाद में करनी है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यूजेनिक्स, मानव में किस तरीके के जो रोग हैं वो होते हैं और वो उनकी संतानों में भी कैसे जा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम बता सकते हैं, जिसके लिए हमें जो बेस है वो मेडिकल साइंस ही प्रदान करता है। उसकी सहायता से हम काफ़ी हद तक परामर्श दे सकते हैं जो दंपति को कि आप विवाह के लिए, संतान के लिए जाइए कि नहीं जाइए, और बच्चे पैदा अगर करेंगे तो आप में ये रोग की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक और विज्ञान स्टैटिस्टिकल साइंसेस, सांख्यिकी विज्ञान। आधुनिक जैविक मानव विज्ञान जो कुछ भी अध्ययन करता है वो किसी भी जन समुदाय की होमोजेनेटिक एंड हेट्रोजेनेटिक जो भी स्टडी करता है उसके लिए उसको सांख्यिकी विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। उसी की सहायता से वो ये बता सकता है कि किसी भी कोई भी रोग है या जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसका रेशियो क्या होगा या वो कितना उसमें उसका फैलाव होगा इत्यादि के बारे में वो जानकारी प्रदान करने में सक्षम होता है। तो इसकी बेसिक टेक्निक जो है वो हमें स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकी विज्ञान ही प्रदान करता है। तत्पश्चात हम लोग बायोमेडिकल साइंस की बात करते हैं अगर, तो उसमें भी जो है जो भी रोग हैं या जितनी भी हम विविधता है, स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ भी समस्याएं हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे शोध समय समय पे हो रहे हैं जो इनका अध्ययन करते हैं।
लेकिन मानव विज्ञानी इसमें, चूंकि वो मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि मानव विज्ञान का मूल उद्देश्य, खासतौर से जैविक मानव विज्ञान का मूल उद्देश्य मानव विकास का और प्रजाति विविधता का अध्ययन करना है। तो एक मानव विज्ञानी भली प्रकार से एथनिक एंड रेशियल क्लासिफिकेशन की स्टडी करता है, वो बात अच्छे से जानता है। मानव वैज्ञानिकों का ये मानना है कि किसी भी रोग के स्वास्थ्य संबंधी विषमताओं के लिए अगर जानना है तो इथनिक और रेशियल एलिमेंट्स को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जितनी भी बायोमेडिकल रिसर्चेस होती हैं वो हमें एक बेस प्रदान करती हैं और उसकी सहायता से जो हम अपनी मूलभूत टेक्निक्स हैं उनको लेते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर हम परामर्श प्रदान करते हैं। बायोमेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है ये भी जैविक मानव विज्ञान की एक फील्ड है और जिसके लिए बायोमेडिकल साइंसेस हमें काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि उसी की ही सहायता से जो मॉलिकुलर स्केलेटन और पॉपुलेशन बेस्ड जो डिजीजेस हैं उनके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आधार प्रदान करता है बायोमेडिकल रिसर्चेस जो भी हैं वो मानव विज्ञानी के लिए। अब लास्ट में जो मैं विज्ञान की चर्चा करना चाहूँगी, पोषण विज्ञान की। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है। पोषण विज्ञान में ये सब बताया जाता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए, किस भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। और इसीलिए मानव विज्ञान की एक शाखा, जैविक मानव विज्ञान की एक शाखा पोषकीय मानव विज्ञान, जिसकी कि मैं चर्चा आगे भी आप लोगों के साथ करूंगी, उसमें भोजन और पोषण संबंधी जो बातें हैं उनकी चर्चा की जाती है। जो पोषण विज्ञान से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, कौन से विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, किस एज ग्रुप को या किस सेक्स को कितनी मात्रा में कौन सा भोजन लेना चाहिए, इस सब की जानकारी पोषण न्यूट्रिशनल साइंसेज ही हमको प्रदान करती हैं। मानव वैज्ञानी न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये पोषण और न्यूट्रिशन की जो कुछ भी बारे में अध्ययन करता है उसके उद्विकास से वो ये भी जानना की प्रयास करता है कि हमारे अतीत में हमारे पूर्वज किस तरीके का भोजन करते थे और उसी तरीके से हमारी बॉडी की नीड भी होती है। तो न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में वो एक व्यक्तिगत स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे और पॉपुलेशन लेवल पे इस बात की चर्चा करना चाहता है। तो इसको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये जाने कि किसी भी जन समुदाय में उसका क्या कोई जेंडर रोल तो नहीं है, या किसी तरीके की कोई और, मान लिया कोई समुदाय है वो वेजिटेरियन है, तो फिर हम अच्छे से, अगर ये मुझे पता है संस्कृति के बारे में कि ये इस समुदाय का जो फूड हैबिट्स हैं वो इस तरीके से हैं, तो हम लोग उसको जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि आपके भोजन में ये कमी हो सकती है और आप इसके लिए ये सप्लीमेंट्स अगर लेंगे तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इस तरीके से अगर किसी भी तरीके से कहीं पुरुष और स्त्री में अगर भेदभाव किया जाता है तो वो भी हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मानव विज्ञानी किसी भी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले संस्कृति और समाज का अध्ययन करता है और वो उसी के अनुसार परामर्श प्रदान करता है और उसको इसके बारे में मूलभूत जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके पश्चात मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आती हूँ
कि मानव विज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो मानव विज्ञान आज के जैसे-जैसे मानव विज्ञान ग्रो किया और विगत के वर्षों में जो कुछ भी मानव विज्ञान में रिसर्चेस हुई हैं, उसके आधार पे आज के समय में इसकी उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है। प्रारंभ में जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी कि मानव विज्ञानी मानव उद्विकास का अध्ययन करता है, प्रजाति विविधता का अध्ययन करता है, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट का अध्ययन करता है। लेकिन इन सब का अध्ययन करने के अलावा आजकल इसका कुछ व्यवहारिक उपयोगिता भी हम चर्चा कर सकते हैं, जो बड़ी है आज इस समय। सबसे पहले तो हम बातचीत करना चाहेंगे कि इसकी जो मानव विज्ञान की बेसिक टेक्निक है, मानव मिति, एंथ्रोपोमीट्री। एंथ्रोपोमीट्री की सहायता से बहुत सारी क्षेत्रों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और काफ़ी सारी मानव के दक्षता में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक ब्रांच है जिसको कि एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गोनॉमिक्स जिसे हिंदी में श्रम दक्षता विज्ञान कहते हैं। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है और इंडस्ट्री का युग है। तो एक व्यक्ति किसी भी अपने कार्यस्थल में कितना देर काफ़ी देर बैठता है, तो उस जो उसका वर्क प्लेस है उसमें मशीनों का और उसकी बैठने के स्थान का जो फर्नीचर का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि उसे कार्य करने में सुगमता हो। अगर वो उसके अनुकूल नहीं होगा तो एक तो कार्य क्षमता में कमी आएगी और दूसरी तरफ उसको बहुत सारी और भी रोग हो सकते हैं। उसके पोस्चर से संबंधित रोग उसमें हो सकते हैं और भी काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स जो है वो 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर के बना है और जिसमें कि ये 7 दशक पूर्व ये प्रकाश में आया और एर्गोन का मतलब होता है कार्य और नोमोई मतलब प्राकृतिक नियम। तो इंडस्ट्री में या वर्क प्लेस में हम किस तरीके की मशीनों का डिज़ाइन करें और इसके लिए हमको एंथ्रोपोमेट्री की सहायता से काफ़ी सारा जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे मानव मिति में एक मेज़रमेंट हम लोग लेते हैं सिटिंग हाइट वर्टेक्स। तो एक चेयर कैसे होगी, उसका साइज़ कैसे होगा, अगर एक व्यक्ति की जो हमें मापें पता है, तो उसके आधार पे हम चेयर का या सीट को डिज़ाइन कर सकते हैं और जिससे कि वो बड़े कायदे से काम कर सकता है। उसके अलावा अगर हम एक और भी फ़ील्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसकी कि उपयोगिता बढ़ी है, किन एंथ्रोपोलॉजी। किन एंथ्रोपोलॉजी को सबसे पहले जेम्स स्टैंडर ने बात की थी और ये किन एंथ्रोपोलॉजी शब्द 1972 में बिल रॉस ने दिया था। उन्होंने ये बताया कि किसी भी खिलाड़ी को किस तरीके का खेल का चयन करना चाहिए, उसके इक्विपमेंट्स किस प्रकार के होने चाहिए, इसके लिए मानव विज्ञानी अच्छी तरीके से परामर्श दे सकता है। सन 1984 में ओलंपिक साइंस कांग्रेस में गति मानव मिति जो किन एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में कहते हैं कि को मान्यता मिली और उसके बाद से ही मानव विज्ञान की जो बेसिक टेक्निक है एंथ्रोपोमेट्री या मानव मिति की सहायता से ये बताया जा सकता है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर चयन करना है तो कौन से खेल का चयन करे या ना करे और साथ ही वो अगर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करता है तो उसके लिए भी उसके क्या डिज़ाइन होना चाहिए या उसके साइज़ क्या होना चाहिए जिससे कि वो बेहतर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके।
तो इस तरीके से एर्गोनॉमिक्स के बाद किनेंथ्रोपॉलजी, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मानव विज्ञानी करते हैं, वो है कि जैसे कि किसी भी समाज में उनको ये बेसिक मानवानुवंशिकी का ज्ञान होता है, तो वो जैसे एक G6PD की डेफिशिएंसी है मान लिया, तो वो उसका अध्ययन करके ये बता सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को अगर G6PD की डेफिशिएंसी है, तो उसको मलेरिया की जो मलेरिया रोधक मेडिसिन है, वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ले लेगा तो फिर उसको एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब जो है ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में या ह्यूमन हेरिडिटी में मानव विज्ञानी अध्ययन करता है, तो इसी की सहायता से ये परामर्श भी दे सकता है कि अगर ये अमुक डिफिशियंसी होगी तो अमुक रोग हो सकता है। और ना केवल यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। वो मेजरमेंट्स लेता है और मेजरमेंट्स लेने के बाद ये भी बता सकता है कि जो हाइट और वेट लिया, तो हाइट और वेट लेने के बाद कि बीएमआई क्या है, आप ओवरवेट हैं कि अंडरवेट हैं। और ठीक है, इसके लिए पोषकीय मानव विज्ञानी की भी सहायता लेनी पड़ती है, और इन दो सब का मिला जुला मानव मिति और पोषकीय मानव विज्ञानी ये सब बता के परामर्श प्रदान कर सकते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें क्या करना चाहिए और भोजन में किन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए और किनको त्यागना चाहिए। मानव विज्ञान में जैविक मानव विज्ञान खास तौर से उसका इंडस्ट्री में भी बहुत योगदान है। रेडीमेड गारमेंट्स में किस तरीके की एक पॉपुलेशन की स्टडी करके जो डेटा प्राप्त होता है, हर एक जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रजाति का और समुदाय का अलग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसी के आधार पे मानव वैज्ञानिक डिज़ाइन करते हैं मानवमिति की सहायता से कि क्या रेडीमेड गारमेंट्स होनी चाहिए, शूज़ क्या होनी चाहिए, ट्रेन के बर्थ क्या होनी चाहिए, और यहाँ तक कि इन एरोप्लेन्स में भी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इसका काफ़ी सारा योगदान जो है वो एयरफोर्स में भी आया कि वो कैसी उनकी ड्रेस हो, कैसी डिज़ाइन की जाए कि वो उसमें कंफर्टेबल हों। यहाँ तक कि आजकल हम लोग सभी हेलमेट यूज़ करते हैं, तो जो हेलमेट यूज़ करते हैं इसके लिए हमें 3 मापें लेनी होती हैं, और हेड लेंथ, हेड ब्रेथ और हेड सर्कमफेरेंस। ये मानवमिति की जो बेसिक टेक्निक में से एक टेक्निक है। इन मापों की सहायता से हेलमेट का निर्माण होता है, और हेलमेट से हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये अगर वो पहुंचता है, हम लोग एक डेटा लेते हैं और डेटा की सहायता से हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा हेलमेट का साइज उपयुक्त होगा। मानव विज्ञान की उपयोगिता तो बहुत क्षेत्रों में है, लेकिन यहाँ समय का अभाव होने की वजह से मैं एक चीज की, एक विषय की चर्चा करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी कि मानव मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में भी जो है कि किस तरीके से कोई डिस्प्यूट होता है, तो जैविक मानव विज्ञान की जो टेक्निक्स हैं उनकी सहायता से इसको सुलझाने में सहायता मिलती है। और फॉरेंसिक साइंस, ये इसमें तो मानव विज्ञान की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉरेंसिक साइंस को मैं आगे यूनिट 5 के में जब मैं चर्चा करूंगी तो उसमें मैं इसको डिटेल में लूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे उपयोगिता से आगे बढ़ती हूँ। और अब मैं आप लोगों के साथ यूनिट 5 जो कुछ भी हमारे आज के समकालीन क्षेत्रों में जैविक मानव विज्ञान किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यूनिट 5 में हम लोग जो मेन बात करेंगे कि आज के समकालीन क्षेत्र जो है उसमें किस तरीके से पोषकीय मानव विज्ञान, शरीर क्रिया मानव विज्ञान, एपिडेमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की क्या किस तरीके से इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं और ये किस तरीके से इफेक्टिव है। वॉशमैन 1951 में कहते हैं कि जो प्राचीन शारीरिक मानव विज्ञान है वो बेसिकली एक टेक्निक थी, और
उसमें मुख्य रूप से जो है वो कैलिपर की सहायता से मानव की बाह्य आकृति का मापन किया जाता था। जबकि नवीन शारीरिक मानव विज्ञान जो है उसकी रुचि कई अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ी है, और वो प्राइमेट उद विकास के साथ साथ मानव विभिन्नता को जानने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को प्रयोग में लाता है। और इन्हीं टेक्निक्स में से एक है पोषकी मानव विज्ञान या न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन जो साइंसेस है उनकी सहायता लेकर के न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो परामर्श प्रदान करता है। तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो हैं वो न्यूट्रिशन को एक मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बताती हैं। ये किस तरीके से पोषण का क्या स्थिति होगी, और जो रोग होंगे, जो बीमारी होंगी, उस पे किस तरीके से हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का भी प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन वो करता है। क्योंकि हमें ये भली भांति ज्ञात है पोषण का प्रभाव न केवल हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है वरन इसकी कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। पोषकीय मानव विज्ञानी पोषण जन्य रोगों जैसे कुपोषण, अपोषण तथा अतिपोषण का अध्ययन करते हैं तथा उपचार संबंधी सुझाव प्रदान करते हैं, जिनका विषय क्षेत्र स्थानिक समुदायों के अध्ययन के आधार पर पोषण परामर्श प्रदान करता है। अभी मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम लोग हाइट और वेट को मापें तो उसके आधार पे हम बीएमआई निकाल सकते हैं, और इस बीएमआई से हम लोग बता सकते हैं कि वो बॉडी, उसकी जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन के स्टेटस के असेसमेंट के लिए बहुत सारी तकनीकी भी है जिनकी सहायता से हम जान सकते हैं। यहाँ पे ये अगर कोई व्यक्ति अगर वो कुपोषित है, उसमें कुछ कमियां हैं, बीमारी है, तो फिर वो किस तरीके से उसकी हेल्थ केयर की जानी चाहिए और किस तरीके से समुदाय को उसके बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, इसमें मानव विज्ञानी का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स होते हैं किसी भी समुदाय में, उसके लिए पोषकी मानव विज्ञानी सहायता प्रदान करता है। ये जो पोषकी मानव विज्ञान है, ये पोषण का असेसमेंट करने के लिए कई टेक्निक्स का यूज कर सकता है, जैसे कि बायोकेमिकल मेथड है, क्लिनिकल मेथड है, डाइटरी इवोल्यूशन मेथड है कि वो एक दिन में अब कौन कौन से डाइट ले रहा है, कितनी कैलोरी ले रहा है और क्या क्या उसके भोजन में कमी है। जैसे कि मानव विज्ञानी तो उसकी बेसिक टेक्निक एंथ्रोपोमेट्री और सोमेटोस्कोपी है। वो तो बालों को देख के, बालों का अध्ययन करके बता सकता है कि उसकी प्रोटीन की कमी है कि नहीं है, या उसकी हाइट लेकर के बीएमआई निकाल के बता सकता है। और उसके भोजन में अगर किसी समुदाय में खास चीज़ों को भोजन का अंग नहीं बनाया जा रहा है तो वो ये भी बता सकता है कि उसके भोजन में क्या क्या और शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर या बायोइलेक्ट्रिकल उसकी सहायता से भी वो ये जानकारी प्रदान कर सकता है कि किसी भी समाज का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है या किसी व्यक्ति का जो है वो पोषकीय स्टेटस क्या है। और इसमें ये बहुत नई क्षेत्र है और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी जो लोग हैं वो श्रम नहीं ज़्यादा हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे कार्य हमारी मशीन कर रही हैं और मशीन को करने की वजह से कई तरीके के हमें बॉडी में नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारे तनाव हैं, स्ट्रेसेस हैं और स्ट्रेसेस की वजह से का भी
दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। हालाँकि इसकी चर्चा मैं फिज़ियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो आजकल भोजन है, फ़ास्ट फूड खा रहे हैं सब लोग, उसको पसंद करते हैं, या भोजन को प्रॉपर तरीके से खा ना बनाने का, ना खाने का समय है किसी के पास। तो उसके कारण से भी बहुत सारी पोषण संबंधी समस्याएं जन्म ले रही हैं, और जिसका अध्ययन हमें कोशिकीय मानव विज्ञान के अंतर्गत करने से पता अध्ययन करें अगर, तो हम जान सकते हैं कि अ, किस तरीके का दुष्प्रभाव हो रहा है अगर हम लोगों की जीवन शैली या भोजन में न्यूट्रिशन है या विटामिन्स हैं, इनकी कमी हो रही है, तो कैसे-कैसे रोग हो सकते हैं। और एक और भी है कि मानव खुद ही अपने लिए जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं, उन सब के भी पीछे जो है वो मानव खुद ही इसमें उसी का रोल है। तो इसका जो बेस है वो पोषण है, और उसी से ही हम लोग बहुत सारे, अगर बेसिक ही भोजन ही ठीक होगा तो फिर बहुत गंभीर बीमारियां भी नहीं होंगी। और अगर काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे कि न केवल व्यक्ति का नुकसान होता है बल्कि सामुदायिक स्तर पे भी बहुत सारी घटनाएं जो आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो सब भी उसके पीछे भी परोक्ष रूप से हमारे भोजन का ही भोजन किस तरीके का है उसी का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो अब इसके पश्चात हम लोग बातचीत करेंगे फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, शरीर क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी अथवा शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत जीवित प्राणी के आकार, प्रकार एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और शरीर की माप आपस में अंतर संबंधित है, और जिस पर वातावरण, इथनिसिटी और शारीरिक गतिविधियों का भी प्रभाव पड़ता है। ये साइंस, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि हम लोगों को बहुत सारी विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है इसको जानने के लिए, लेकिन फिजियोलॉजी को जानने के लिए हमें मेडिकल साइंसेस की सहायता लेनी पड़ती है। पर जो मानव विज्ञानी है वो फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या शरीर क्रिया मानव विज्ञान में इस बात पे ज़्यादा जोर देता है कि जैसे जैसे हमारा उद विकास हुआ और मानव उद विकसित हुआ, तो उस तरीके से उसके जो फंक्शन थे, शरीर के फंक्शंस थे और जो उसके कार्य थे, वो संरचना में परिवर्तन होने के कारण प्रभावित हुए। अब आजकल अगर किसी का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? उसके शरीर पे, उसके हार्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके मेटाबॉलिक फंक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, और इन्हीं सब की जानकारी जो है वो फिजियोलॉजिकल मानव विज्ञानी प्रदान करता है। तो शरीर का जो आकार है, अगर बीएमआई उसका ज़्यादा है तो वो किस तरीके से जो वातावरण के साथ एडेप्टेशन में उसको समस्या आएगी। फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किसी भी समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, ये सब भी जो हैं, इनकी भांति फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट अध्ययन नहीं कर सकता है। वो क्योंकि उसको किसी भी शरीर क्रिया वैज्ञानिक को किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर जो उसका मानव है, और मानव पे को अन्य जीवों पे भी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ
प्लांट पे भी पड़ता है और भी सब पे पड़ता है। लेकिन जब हम लोग फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मानव की बात कर रहे हैं। तो मानव के ऊपर उसके पर्यावरण का, उसकी संस्कृति का, उसके समाज का, ये सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। और इन सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब के कारण उसकी फिजियोलॉजी में क्या परिवर्तन आएगा, इन सब के बारे में फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ज्ञान प्रदान करते हैं और इससे रिलेटेड परामर्श भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे मैं आ रही हूँ, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, महामारी विज्ञान। अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान। आज के समकालीन समय में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड-19 अभी हम लोग उसको किस तरीके से वो आया और कैसे उसने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया। ये न केवल किसी एक समुदाय में था, परंतु पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया और आज भी ये महामारी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी इसमें क्या परामर्श देता है या क्या सहायता प्रदान कर सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी एक इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो कि जैविक मानव विज्ञान की एक उपशाखा है और जो मानव के स्वास्थ्य और रोग को उसके जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखती है और किस तरीके से किसी भी रोग को के प्रसार में और उसकी रोकथाम में कैसे रोक लगा सकते हैं, इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाती है या परामर्श भी प्रदान करती है। एपिडेमियोलॉजी ये आज की बात नहीं है, इसको हम लोग बहुत साल पहले हिप्पोक्रेट्स के टाइम से ही बात कर सकते हैं, जब साइंस एयर, वाटर और प्लेस की बात थी। अगर हम लोग जानना चाहें कि एपिडेमियोलॉजी है क्या, तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन and the application of this study to the control of health problems. डॉकर 2006 में इस बात को कहते हैं कि महामारी विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी जो है वो स्वास्थ्य की जो अवस्थाएं हैं और जो घटनाएं हैं उससे संबंधित किसी खास पॉपुलेशन में जो भी वितरण है और उसका अध्ययन करता है और किस तरीके से रोग को रोकथाम हम कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो एपिडेमियोलॉजी का जो है वाइटल जो रोल है वो तो है कि किसी भी समुदाय की हेल्थ कंडीशंस की हम लोग इम्प्रूव करें और उसको हम लोग रोकथाम करें अगर निगेटिव इफेक्ट है तो। एंथ्रोपोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी जो है उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स दोनों का ही जन समुदाय के स्तर पे परामर्श दिया जाता है और ये जो है ये किसी भी बीमारी को, जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि वो एक सामुदायिक स्तर पे वहाँ की समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही उससे रिलेटेड परामर्श देता है। तो जैविक मानव विज्ञान की वह शाखा जो रोग एवं स्वास्थ्य के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई है, उसी को एपिडेमियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना। अब इस संदर्भ में मेडिकल प्रैक्टिशनर से एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो भिन्न है। मैं बार बार कोविड-19 की बात कर रही हूँ क्योंकि ये महामारी जो है वो इसने बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित किया है। अब ये कहाँ से ये कोविड-19 जो है सभी जानते हैं कि ये इसका प्रसार कैसे हुआ, क्या हुआ, इस विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो
इसके बारे में जब बातचीत करता है तो वो ये बताता है कि किस तरीके से इसको हम क्या निदान दें। जबकि जो मानव विज्ञानी है वो इसको ये सोच के परामर्श प्रदान करता है कि हम जो कुछ भी निदान प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या उस जन समुदाय में किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं, या ये बीमारी कैसे हुई है, और इसको लागू करने के लिए हमको ये भी तो जानना होगा कि क्या वो कहाँ तक इसमें ये लागू हो सकेगा, और अगर नहीं लागू हो पा रहा है तो हमको इसको किस तरीके से लागू करने के लिए क्या-क्या उपाय करने होंगे और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि मानव विज्ञानी सरल समाजों का अध्ययन करता है, वो जनजाति समाज का भी अध्ययन करता है, वो उनसे निकटता से जुड़ा रहता है। इसलिए वो एक जन समुदाय को ये जितनी भी जानकारी है उसको भली-भांति प्रदान कर सकता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो हैं वो भी 2 तरीके से हम बात कर सकते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव होती है और दूसरा एनालिटिकल होती है। जो डिस्क्रिप्टिव होती है उसमें जो कुछ भी हमको डेटा मिलता है उसको हम लोग टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जबकि एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में जो है उसको हम एक हाइपोथेसिस और काफ़ी सारे अजम्पशंस बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इन सब का रिलेशनशिप क्या होगा एक्सपोजर का और उसका आउटकम क्या निकलेगा, इसकी हम लोग बातचीत करते हैं। तो फिर ये महामारी मानव विज्ञान की उपयोगिता आप लोग समझ ही गए हैं कि इसका किस तरीके से आज के समकालीन इस आज के समय में इसकी उपयोगिता कितनी बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट एरिया है जिसको कि हम डिस्कस करना चाहेंगे आज, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी। मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी is a full-fledged advanced subfield of biological anthropology. मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी में ये तो सभी लोग परिचित हैं कि जब से हरगोविंद खुराना ने डीएनए के बारे में बताया तब से हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनके निदान प्राप्त होने लगे हैं। अब अगर हम मानव वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से इसकी बात करें तो हम पुराने जो प्राचीन हमारे पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, जो फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी अस्थियों से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके मानव के उद्विकास के बारे में जान सकते हैं और विभिन्नता के बारे में भी जान सकते हैं। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं कि ये माइग्रेशन कैसे हुआ होगा। तो बोन से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इस बारे में काफ़ी सारी उद्विकास से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में तो डीएनए की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है जिसकी की चर्चा हम अभी आगे आप लोगों के साथ करेंगे। पीसीआर तकनीक से डीएनए का बहुत छोटा सा जो अंश है उसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे पैटर्निटी प्रत्यजता निर्धारण करते हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं मेडिको लीगल केसेस में उनके बारे में बता सकते हैं, और डीएनए प्रिंटिंग के आधार पर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग बता सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। उसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो भी काम कर रहा है, क्योंकि जो डीएनए है वो हमारा कभी भी बदलता नहीं है। मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, जिसको कि आणविक मानव विज्ञान भी कहते हैं, वो उसकी टेक्निक्स क्या हैं, इसकी जो है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से और भी अन्य तकनीकों की सहायता से मॉलिक्यूलर वैज्ञानिक जो है मानव विज्ञानी काफ़ी सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। और मानव उद्विकास के बारे में तो वो जानकारी दे ही रहा है कि किस तरीके से वास्तव में जो है मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और वो किन किन स्थानों से वो उत्पत्ति हुई थी।
मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र है मानव विज्ञान का, जो हाल ही के वर्षों में विकसित हुआ है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान की एक शाखा, जैविक मानव विज्ञान की उपशाखा है, और इसको सबसे पहले 1882 में बर्टिलॉन ने 11 मापों के आधार पर अपराधियों की पहचान के लिए यूज किया था। तो इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं, लेकिन इनको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इसके मेथड्स के बारे में पहले जानना होगा। इसके जो मेथड हैं जो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करता है, वो दो तरीके से होते हैं। एक तो इसको डेटा को गैदर करता है और उसके बाद उसको एनालाइज करता है, और उसके आधार पे वो बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। मानव विज्ञान की जो बेसिक टेक्निक है एंथ्रोपोमेट्री या मानव मिति के द्वारा जो घटना स्थल से जो भी मृत व्यक्ति की लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे फीमर, टिबिया, ह्यूमरस, उन सब की माप लेकर के फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बता सकता है कि लंबाई कितनी होगी। उसके क्रेनियम को और पेल्विक को देख करके वो उसकी एज भी बता सकता है, उसके सेक्स को भी बता सकता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में जो डर्मेटोग्राफिक्स का भी उपयोग होता है, किसी भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके किसी भी दो व्यक्तियों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक समान नहीं होते हैं, और ये जो है जीवन भर अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट्स की जो स्टडी है, डर्मेटोग्राफिक्स की स्टडी है, जिसको कुमिन्स एंड मिडलो ने सर्वप्रथम किया था, इन सब की जो है स्टडी मानव विज्ञान में बहुत डिटेल में की जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है। इसकी सहायता से अंगुली छाप को देख करके भी किसी भी व्यक्ति की अपराध के बारे में या कोई व्यक्तिगत पहचान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल जो आधार कार्ड बन रहे हैं या जो कुछ भी है, उनमें भी मानव विज्ञान की ही तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। न केवल फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में क्राइम की ही बात हम न करें, इसके अलावा भी जैसे डिजास्टर हो गया और आपदा हो गई, बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई, और उन सब की अस्थियां जो हैं वो आपस में मिल गई हैं। यहाँ पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल बहुत बढ़ जाता है। वो इन सब से डीएनए भी लेके आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसके अलावा बता सकता है कि अस्थियां कौन सी अस्थि किसकी है। वो ये भी बता सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि वो आयु का निर्धारण कर सकता है, सेक्स का भी निर्धारण कर सकता है। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने भी पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं, कि अगर किसी भी ये पिता माता को लेकर के, या जो सीरोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जैसे कि मान लिया ब्लड ग्रुप है, तो रक्त समूहों के आधार पे भी ये निर्धारित करता है कि कोई अमुक व्यक्ति है तो उसकी ये संतान हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और इसमें नो डाउट डीएनए तो इसका बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है ही, जो इन सब बातों को बता सकता है। तो आज के जो समकालीन जो समय है, उसमें मानव अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर रहा है, और उसको नई नई तरीके के चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए, उस वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत सारी मानव शास्त्रीय तकनीकों का, मानव शास्त्रीय ज्ञान का, उसकी सहायता से वो इन सबको जो है क्या कर पा रहा है, कैसे वो इनके साथ
काम करता है, इसके बारे में मानव विज्ञानी, खासतौर से फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हमें काफ़ी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में होता है तो क्राइम करता है, तो अगर क्राइम करता है तो वो क्या होगा, तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आधार वगैरह कार्ड है, या आपकी जो कुछ भी जीवन में आजकल जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में मानव विज्ञान की इस शाखा का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं आज के अपने जो लेक्चर है उसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। मैंने आप लोगों से बातचीत करी कि किस तरीके से, पहले तो मानव विज्ञान किसे कहते हैं, फिर मानव विज्ञान की जैविक मानव विज्ञान किस तरीके से इस अन्य विज्ञानों से संबंधित है, इसकी उपयोगिता के बारे में भी चर्चा करी। इसकी उपयोगिता तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि समय का अभाव है और इसके कारण से मैंने यहाँ पे कुछ चीजों की चर्चा आप लोगों के साथ की। इसमें हमने जो बहुत सारी बेसिक टेक्निक्स जो मानव विज्ञानी यूज करता है, जिसकी सहायता से वो बहुत जीवन के जो हमारे बहुत क्षेत्र हैं। अब इसमें जैसे एक बात मैं आपके साथ लूं कि मानव विज्ञानी की जो है वो एंथ्रोपोमेट्री की ही सहायता से, मानव मिति की ही सहायता से क्या क्या चीजों का उपयोग कर सकता है। जैसे कि डेंटल, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको जबड़े का माप जो है वो लेना होगा। तो ये जो डेंटल एंथ्रोपोलॉजी, वो उद विकास के दौरान किस तरीके से मानव में चेंजेस आए हैं, ये मानव विज्ञानी ही जानता है। बिकॉज उद विकास एक सतत निरंतर होने वाली क्रमिक प्रक्रिया है। आज भी उद विकास हो रहा है और इसका प्रभाव हमारे, जैसे कि मैंने बताया, ईटिंग हैबिट से और सबसे बहुत पड़ता है। अगर आप लोग देखें तो दांत हमारे जो थे उसके प्रारूप उसमें भी चेंज आ गया है। अब जो लास्ट मोलर है वो अब नहीं है, या हमारे पैरों की संरचना में भी काफी परिवर्तन आ गया। और कुछ दिन बाद इसका, क्योंकि उद विकास सतत लेकिन धीमी प्रक्रिया है, तो इसमें हमारी बॉडी के कंपोजिशन में इसका प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से उसके फिजियोलॉजी में भी प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजों में प्रभाव पड़ेगा, जिसके बारे में मानव विज्ञानी एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो फिर इसका ये जो यूज है, जैसे मैंने भी बताया कि डेंटल साइंस में भी यूज है और बहुत सारी अन्य क्षेत्रों में भी है। समय अभाव के कारण मैं इसकी चर्चा अभी यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आज के क्षेत्र में ये जो मानव शास्त्रीय ज्ञान है, खासतौर से जैविक मानव विज्ञान, हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है। तो आप जान ही रहे हैं, न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण, जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें, ओबेसिटी, बहुत सारी समस्याओं का जड़ ही ओबेसिटी है। और ओबेसिटी के पीछे जो कारण है वो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो अब सब मशीन कार्य कर रही हैं, तो उसी की वजह से हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। और उसमें क्या, और साथ ही जो हमारा भोजन संबंधी आदतें हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या तत्वों की कमी हो रही है, पोषकीय मानव विज्ञान निदान प्रदान करता है। और इन्हीं सब का प्रभाव हमारे शरीर क्रिया पे भी पड़ता है। और इन्हीं जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसी का ही तो दुष्परिणाम है कोविड-19। ये जो है, ये जैसे भी आया, लेकिन इसके पीछे जो मेन एक कारण था वो यही था कि ये जो है हमारे जीवन में इसने कितना आतंक इस कारण ने फैलाया। ठीक है, हमेशा निगेटिव ही नहीं है। मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, जो डीएनए की टेक्निक्स है खास तौर से, वो हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है, और इसी की एक सहायता फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की भी मैंने चर्चा की। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।